मॉनसून दस्तक दे चुका था। लगातार बारिश हो रही थी और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। अब तो चारों तरफ से बरसात का पानी टपक रहा है और ये घर भी काफी पुराना हो चुका है। कब गिर जाए कह नहीं सकते। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, वैसे ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बरसात ने तो सारा काम अस्त व्यस्त कर दिया है। न बाहर निकल सकते और न ही घर में रह सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम सोए रहें और ये छत हमारे ऊपर ही गिर जाए। क्या बातें लेकर बैठ गए हो आप लोग भी। अब बरसात को तो हम रोक नहीं सकते और जो होना होगा वो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमित्रा की 5 बहुएं जैसे जैसे खाना बनाती हैं, लेकिन देर रात सभी के सो जाने के बाद धीरे धीरे घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। अरे चंदा, शीतल, पूजा दीदी, जल्दी उठिए, घर में पानी आ गया है। मधु की बात सुनकर सभी जल्दी जल्दी बिस्तर उठाते हैं। तभी पानी चारों तरफ घर में भर चुका होता है। दूसरी तरफ वहीं खाट पर सुमित्रा लेटी हुई थी। हो गया सत्यानाश, सब तो घर में भी पानी घुस आया है। धीरे धीरे ये पानी और भी बढ़ता जाएगा। माँ जी, 2 दिन से बारिश बंद नहीं हुई है और अब भी बंद होने का नाम नहीं ले रही। सबका मालिक ऊपर वाला ही है, हम कुछ नहीं कर सकते बहू। सुबह तक का तो इंतजार करना ही होगा। अगली सुबह होते होते घर में पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता है और पानी घुटनों से ऊपर आ चुका था। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। अरे भाई, जितनी जल्दी हो सभी अपने अपने घरों को खाली कर दो। बारिश के कारण घरों में पानी भर चुका है। घर में रहना सुरक्षित नहीं है आपका। पुराना टूटा हुआ घर कभी भी गिर सकता है। लगता है पूरे गांव में पानी भर गया है। बहू, हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना ही होगा। माँ जी, पानी तो चारों तरफ भरा हुआ है, हम जाएंगे कहाँ? और बाहर भी तो हम सुरक्षित नहीं। यहाँ भी रहे तो ये घर कभी भी गिर सकता है और अगर बाहर गए तो कुछ न कुछ उपाय तो होगा ही। अब सुमित्रा अपनी 5 बहू के साथ घर के बाहर आ चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो पानी घुटनों तक था, अब वो कमर तक आ चुका था। हम जा कहाँ रहे हैं? सभी एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रहना। पानी काफी ज्यादा हो गया है। माँ जी, हम यहाँ से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हैं, लेकिन हमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिख रही जहाँ हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। सुमित्रा के 5 बेटे शहर कमाने गए हुए थे, लेकिन सुमित्रा अपनी 5 बहू के साथ रह रही थी। अब चारों तरफ बरसात का पानी भरा हुआ देख खुद को और अपने परिवार को मुसीबत में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। ये केले का पत्ता पानी में डूब तो नहीं रहा है, इससे अच्छा जुगाड़ हो सकता है। ये तो क्या उस मेढक को पानी में तैरते हुए देख रही है? दीदी, हो गया हम सभी के रहने का जुगाड़। बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इस मुसीबत में भी ऐसी बातें कर रही है जैसे अब हम हवा महल बनाएंगे। अरे रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह तो मिले। यहाँ तो जिधर नजर दौड़ा रही है उधर ही पानी भरा हुआ है। लगता है चारों तरफ पानी भरा हुआ देखकर और खुद को पानी में देखकर इसका दिमाग चलना बंद हो गया है। अरे शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है, हम अपना घर बना सकते हैं। अब सभी चंदा और शीतल को हैरानी से देखने लगती हैं। तभी चंदा और शीतल अपनी बाकी जेठानियों को समझाती हैं। मैं केले के पत्ते का जुगाड़ करती हूँ, आप लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करो। हम पानी में तैरता हुआ केले के पत्ते से घर तैयार करेंगे। इतना सुनने भर की देरी थी कि सभी का दिमाग जुगाड़ में लग जाता है और सभी पानी में तैरते हुए केले के पत्ते के घर तैयार करने के लिए सामान इकट्ठा करने लगती हैं। इन पत्तों से घर की छत पूरी हो जाएगी और ये केले का मजबूत तना हमारे जुगाड़ू घर की मजबूत बनाए रखेगा। और ये लकड़ियाँ और कुछ बांस के टुकड़े, ये उन केले के पत्तों का घर को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। हम इस लकड़ी और बांस की मदद से घर के नीचे का बेस भी तैयार कर लेते हैं। सत्यानाश कर दिया तूने तो। एक तो कितनी मुश्किल से हम केले के पत्ते, केले के तने, बांस, लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं और तूने इतने सारे केले के पत्ते पानी में बहा दिए। कोई बात नहीं, पानी ही इतना है कि हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे। मैं और शीतल जाकर दोबारा केले के पत्ते लेकर आते हैं। सुमित्रा की 5 बहुएं केले के पत्ते, तने, बांस और लकड़ियों की मदद से केले के पत्ते का पानी पर तैरता हुआ घर तैयार करती हैं, जिसके नीचे का बेस बांस, केले के तने और लकड़ी से बना होता है, ताकि उस केले के पत्ते के घर की मजबूती बनी रहे। ये गीली मिट्टी पत्ते और लकड़ियों को और मजबूत बनाने के काम आएगी। इसके लेप से दीवार मजबूत बने रहेंगे। लाख मुसीबत के बाद आखिरकार हमारा घर तो तैयार है। अब हमें रसोई बनाना है। भला रसोई क्यों? हम जिस घर में रहेंगे उस घर में अगर रसोई बनाई तो हम उस घर में रह नहीं पाएंगे। सभी मिलकर केले के पत्ते का घर तो तैयार कर लेते हैं, जो पानी में तैरता हुआ शानदार लग रहा था। लेकिन अब वो लोग केले के पत्तों और लकड़ियों की मदद से एक रसोई घर भी बनाते हैं।
मैं और लकड़ियां लेकर आती हूँ ताकि बर्तन का जुगाड़ हो सके। वैसे भी घर छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं, हम लकड़ी के ही बर्तन तैयार करेंगे। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, लकड़ियों की मदद से हम कुछ बर्तन तैयार कर सकते हैं। अरे माँ जी को देखो, वो किस तरह कांप रही हैं। बरसात के कारण उनका कपड़ा गीला है। माँ जी रुकिए, मैं अभी आपके लिए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर पूजा केले के पत्ते लेकर आती है और उन केलों के पत्तों से कपड़े तैयार करती है, क्योंकि घर छोड़ते वक्त उनका सारा सामान उस घर में ही रह गया। कुछ तो पानी में बह गया और कुछ घर में ही रह गया। अरे देखो देखो, जरा ये पानी में तैरता हुआ केले के पत्ते से तैयार घर किसका है? बड़ा ही जुगाड़ू घर बनाया है जिसने भी बनाया है। देखा दीदी, हमारे घर के लोग कैसे तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये घर अधूरा है। हमें रसोई भी जल्द से जल्द तैयार करनी होगी। तो चिंता ना कर, हम रसोई घर तैयार करके ही सोएंगे। सुमित्रा की पांचों बहुएं कई घंटों से केले के पत्ते का घर तैयार करने में लगी हुई थी। घर तो तैयार हो चुका था, लेकिन अब रसोई तैयार हो रही थी। रसोई को भी बनते बनते पांचों बहू को रात हो जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतना जुगाड़ करके इतना अच्छा घर बना लोगी, पानी में तैरता हुआ। ये घर किसी सुकून से कम नहीं। अब सभी उस पत्ते के घर में रात बिताते हैं। अगले दिन सभी अपने अपने जुगाड़ में लग जाते हैं। मधु लकड़ी के बर्तन तैयार कर लेती है, वहीं पूजा केले के पत्ते के कपड़े बना रही थी और शीतल हाथ से केले के पत्तों को सहेज कर चटाई तैयार कर रही थी। देखो, केले के पत्ते, गीली मिट्टी, बांस, केले के थम और लकड़ियों से हमारा ये जुगाड़ रसोई बनकर तैयार है। अब ना घर की चिंता और ना ही रसोई की। घर, रसोई, बर्तन, कपड़े, चटाई सब तो बना लिया, अब खाने का क्या? ये तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन खाने के लिए राशन कहाँ से लाएंगे? यही तो नहीं सोचा हमने। मेरी दादी केले की सब्जी बहुत अच्छी बनाती थी और केले के फूल की पकौड़ी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। क्यों ना हम भी कच्चे केले और केले के फूल से सब्जी बनाएं। चंदा अब कच्चे केले और उसका फूल इकट्ठा करके घर लेकर आती है, जिसकी सब्जी तैयार करके सभी मिलकर लकड़ी के बर्तनों में खाना खाते हैं। लेकिन जो कोई भी उस तैरते हुए केले के पत्ते के घर को देखता, वो बस उसे देखता ही रह जाता। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोग बेचैन हैं अपने घर में रहने के लिए, लेकिन तुम पांचों ने ऐसा जुगाड़ किया कि खाने, पीने, पहनने और रहने के लिए सब कुछ पर्याप्त हो गया हमारे पास। ये सब शीतल का आइडिया है। अगर वो उस मेढक को केले के पत्ते पर पानी पर तैरते हुए नहीं देखती तो शायद उसके दिमाग में भी ऐसा जुगाड़ नहीं आता। और आप लोगों ने भी कम जुगाड़ नहीं किया। लकड़ी के बर्तन, केले के पत्ते की रसोई और दीदी ने तो केले के पत्ते के कपड़े और चटाई भी बना दिए। सभी के जुगाड़ से आज चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी हम इस सुकून के घर में सफर कर रहे हैं। सुमित्रा भी उस केले के पत्ते से बने घर को देखकर बहुत खुश थी। सभी कल तक पानी से निकलकर अपना ठिकाना ढूंढने की तलाश में थे, लेकिन उन्हें उसी पानी में ही एक ऐसा ठिकाना मिल जाता है जो पानी में तैर रहा था, बिल्कुल किसी नाव की तरह खूबसूरत और लाजवाब। और जब पानी बारिश का सूख जाता है तब वो तैरता घर जमीन पर रुक जाता है और बहुएं पहले की तरह रहने लगती हैं। गर्मी में तालाब के अंदर पेड़ गांव। गर्मी से परेशान राधिका का बीमार पति। गर्मी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। सच कहूं तो मुझसे अब सांस भी नहीं ली जा रही। सुनिए, आप हिम्मत मत हारिए, रुकिए, मैं अभी बाहर हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी चलाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ बहू, ये सही सुझाव है तेरा। जा लिया पानी, इससे थोड़ी राहत मिलेगी मेरे बीमार बेटे को। अब राधिका भीषण गर्मी में सिर पर पल्ला करके हैंडपंप से पानी लेने जाती है। राधिका कई बार हैंडपंप को चलाती है, लेकिन हैंडपंप से एक बूंद पानी बाहर नहीं आता। अरे ये क्या हो रहा है? हैंडपंप से पानी क्यों नहीं आ रहा? तभी दूर से आती सुमित्रा राधिका को देखकर, अरे क्या कर रही हो राधिका? अब इस हैंडपंप में मेहनत करना छोड़ दो। इस भीषण प्रचंड गर्मी से इस हैंडपंप का पानी पूरे तरीके से सूख चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? अब मैं अपने बीमार पति को गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से पिलाऊं? अब राधिका खाली बाल्टी लेकर घर आती है। माँ जी, बढ़ते तापमान के कारण हैंडपंप का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए अब हम सभी को कैन में भरा पुराना गर्म पानी ही पीना होगा। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? इस कड़कड़ाती गर्मी में एक हैंडपंप के ठंडा पानी का ही सहारा था, वो भी चला गया। राधिका का ससुराल बहुत ही गरीब था। साथ ही राधिका का पति शारीरिक रूप से हमेशा बीमार ही रहता था। राधिका ही लोगों के घर में काम करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी। तभी एक दिन राधिका परेशान होकर अपने घर की चौखट पर बैठी हुई थी। अरे राधिका, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो घर के अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं।
अब शारदा राधिका को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। अच्छा राधिका तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। शारदा राधिका को बिठाकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है। वहीं राधिका अपने बीमार पति की चिंता में खोई हुई होती है। तभी अचानक राधिका की नजर टेबल पर पड़े पैसे के ऊपर जाती है और राधिका ना चाहते हुए भी मजबूरी में आकर उस पैसे को उठाकर अपने आंचल में बांधने लगती है कि तभी चाय लेकर आती शारदा ये सब देखकर। अरे राधिका ये क्या कर रही तुम? मेरे घर में आकर मेरे ही पैसे चुरा रही हो। चोर चोर कोई है घर के अंदर? आओ राधिका, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम चोर हो तो मैं तुम्हें अपने घर कभी नहीं लाती। शारदा धक्के मार मार कर राधिका को अपने घर से बाहर लाती है। वहीं आसपास के लोग राधिका के ऊपर पत्थर चलाने लगते हैं। तभी राधिका अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए बिलख कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। भगवान के लिए मेरी मजबूरियों को समझिए। अरे ऐसी कैसी मजबूरी है कि पड़ोस के घर में ही पैसे चुराने लगी? अरे तुम्हारी जैसी चोरनी का तो इस गांव में रहना ही बेकार है। हाँ, इस चोर को हमारे गांव से बाहर करो। अब सारा गांव एकजुट होकर बेबस राधिका को उसके परिवार के साथ मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। राधिका अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मोटरी लेकर गांव से निकल जाती है। इसके बाद नंगे पांव कड़ी धूप में गर्मी से परेशान होकर पूरा परिवार अपना सिर ढकने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिलती। तभी राधिका का बीमार पति परेशान होकर कहता है, पानी पानी, मुझे कोई अब पानी की एक बूंद पिला दो। गला सूख रहा है मेरा, मैं अब और नहीं चल पाऊंगा। बस थोड़ी दूर और वहाँ देखिए, वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है, चलिए वहाँ चलकर बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे और नहीं चला जाता। माँ मेरे पैर धूप से जल रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है। इधर आओ, मेरे पल्लू को अपने सर पर रख लो, कुछ देर की और बात है, बस फिर हम उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाएंगे। अब धीरे धीरे गर्मी में चलकर पूरा परिवार विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और राधिका अपने सिर से मोटरी को नीचे रखते हुए, आओ तुम भी यहीं बैठो, यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है। वो बात तो ठीक है बहू, पर ये देख ये बरगद का विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं ऊपर और जड़ इस तालाब के अंदर है, और इस तालाब से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। वैसे अशोक जी, आप इस तालाब के ठंडे पानी में नहा लीजिए, इससे आपकी तबीयत में थोड़ी राहत आएगी। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। पापा पापा, मैं भी आपके साथ तालाब के अंदर जाऊंगा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, चलिए हम सब एक साथ तालाब के ठंडे पानी में नहाने चलते हैं। अब एक एक करके सारा परिवार तालाब के अंदर उतरता है। तालाब के निचली सतह में ठंडे पानी में तैरकर कितना सुकून मिल रहा है। और माँ जी ये देखिए, तालाब की मिट्टी में बरगद के पेड़ की जड़ें कैसे फैली हुई हैं, और दूर दूर तक इस तालाब में बरगद के पेड़ की शाखाएं बिखरी हुई हैं। हाँ बहू, सही कहा। बहू, तालाब के अंदर ठंडक और सुकून तो बहुत है, पर सच कहूँ तो बहू, अब मेरी सांसें रुक रही हैं, मुझे बाहर निकलना होगा। हाँ मम्मी, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अब सारा परिवार एक एक करके तालाब से बाहर आकर बैठता है और कुछ ही देर में गर्मी से परेशान होकर, हाय राम, बाहर कितनी गर्मी हो रही है, इससे अच्छा तो मैं तालाब के ठंडे पानी के अंदर थी। माँ जी, बाहर जितनी गर्मी है और तालाब के अंदर उतनी ही ठंडक है। मैं तो सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना हम तालाब के अंदर अपना पेड़ घर बनाएं। आइडिया बुरा नहीं है राधिका, पर तुमने देखा नहीं 5 मिनट के अंदर हमारी सांसें तालाब के अंदर रुकने लगी। ये तो है। अगले दिन, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटा रुको, मैं कुछ करती हूँ। अब कड़कड़ाती गर्मी में राधिका अपनी मोटरी से पैसे निकाल कर एक दुकान से ब्रेड और 1-1 रुपए वाले टोमेटो सॉस लेकर आती है और अपने पूरे परिवार को खिलाती है। मम्मी मम्मी, और ब्रेड में टोमेटो सॉस लगाकर दो ना, मुझे और भूख लगी है। अब रात में सारा परिवार बरगद के नीचे बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है। वहीं राधिका खुद से बातें करती हुई, वैसे जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि कैसे तालाब में जाने से पहले लोग एक पाइप, नाली और स्नोकल्स मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अब अगले दिन सुबह राधिका ये बात अपने पति से कहती है। अच्छा, वो पाइप नली राधिका, हम प्लम्बर की दुकान से प्लास्टिक के हार्ड पाइप लाकर भी बना सकते हैं। अब अशोक प्लम्बर की दुकान से पुरानी प्लास्टिक की हार्ड पाइप लाकर राधिका को देता है। राधिका उन पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती है, जिसके बाद उन पाइपों को मुंह में लगाते हुए सारा परिवार नदी के अंदर जाता है और इस बार वो लोग तालाब में 5 से 7 घंटे आराम से बिता पाते हैं।
मम्मी मम्मी, इस पाइप नली से तो मैं आराम से तालाब में सांस ले पा रहा हूँ। अब सारा परिवार तालाब से बाहर आता है। इसी तरह अगले दिन राधिका एक प्लास्टिक की फैक्ट्री से छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लाती है और उससे स्नोकर्ल्स मास्क बनाती है। ये क्या बना रही है बहू? माँ, ये मैं तालाब के अंदर पहनने वाली स्नोकल मास्क बना रही हूँ। उसको पहनकर हम आराम से लंबे समय तक तालाब में रहकर अपना पेड़ घर बना पाएंगे। वहीं सुरेश और अशोक मिलकर बांस की लकड़ियां और पेड़ों को काटने के लिए आरी लेकर आते हैं। अच्छा हुआ आप सभी ये सामान ले आए। चलिए अब मेरे बनाए इस मास्क को पहन लीजिए ताकि हम आसानी से तालाब में जाकर अपना पेड़ घर बना पाएं। अब पूरा परिवार मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाते हैं। सुरेश और अशोक मिलकर आरी से पेड़ की शाखाओं की कटिंग करते हैं और बड़े बड़े हॉल बनाकर उसको कमरे का आकार देते हैं। ऐसा करते करते पूरा परिवार का कई दिन तालाब में ही गुजर जाता है और तब जाकर उनका आधा घर बनता है। उसके बाद अशोक पेड़ घर के बाहर बांस की सीढ़ियां बनाता है और दूसरी शाखा पर वो अपने छोटे बेटे राहुल के लिए एक झूला भी टांगता है। ये बल्ले बल्ले पापा, आपने तो कितना शानदार झूला बनाया है। तालाब के ठंडे ठंडे पानी में झूला झूलने में बहुत मजा आ रहा है। वहीं राधिका तालाब के अंदर जमी मिट्टी से ही चूल्हे और बर्तन भी बनाकर तैयार कर लेती है। तालाब की ये मछलियाँ बहू तुमने कितनी चटपटी बनाई है। ठंडे ठंडे मौसम में ये गर्मा गर्म मछली खाकर तो मजा आ गया। हाँ, और इस ठंडे तालाब में अब मेरी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। राधिका का पूरा परिवार तालाब में बनाए अपने पेड़ घर में खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। धीरे धीरे ये बात तालाब के ऊपरी सतह पर रहने वाले लोगों को भी पता चलती है। तभी गांव का विश्वनाथ तालाब में डुबकी लगाता है, जहां वो तालाब में राधिका का पेड़ घर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे बाप रे, इस राधिका ने तालाब के अंदर अपना इतना सुंदर पेड़ घर बना रखा है। अब अगले ही दिन विश्वनाथ ये सारी बात गांव के सभी लोगों से कहता है और गांव के सभी पुरुष तालाब के अंदर जाकर दूसरे विशाल पेड़ों को ढूंढने लगते हैं और उन्हें पेड़ भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो राधिका से मदद मांगते हैं। देखो राधिका, हमें भी तुम्हारी तरह इस तालाब में कई विशाल पेड़ मिल गए हैं। अब राधिका, जैसे तुमने अपना ये घर बनाया है वैसे ही हमारा भी तालाब के अंदर ये पेड़ घर बनवाने में मदद करवा दो, ताकि हम भी इस प्रचंड गर्मी से बच पाए। जी बिल्कुल, मैं आप सभी की मदद करूंगी। अब राधिका हजारों मात्रा में प्लास्टिक के टुकड़ों को लाती है और उनका मास्क बनाती है। उसके बाद राधिका का पति और उसके ससुर मिलकर गांव के अन्य लोगों का भी घर तालाब के अंदर बनवाते हैं। इसके बाद राधिका के सिर पर लगा वो चोर का दाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। हम लोगों से गलती हो गई राधिका, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें चोर समझा, पर तुम तो बहुत ही